आज का जो विषय है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम किसी जटिल समस्या की जांच करते हैं, तो वहाँ एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, बिल्कुल। एक तय फॉर्मूला या नियम की तरह। सही कहा। मान लीजिए, भाई किसी के हाथ में दर्द है, वो अस्पताल जाता है, डॉक्टर एक्सरे मशीन में हाथ रखता है, फिल्म पर एक सफ़ेद लाइन दिखती है और डॉक्टर उंगली रखकर कहता है कि देखिए, दिक्कत यहाँ है, ये हड्डी टूट गई है। क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई अस्पष्टता नहीं होती। मतलब टूटी है या नहीं टूटी है, ये एक भौतिक सत्य है। और इंसान के दिमाग को ना इस तरह की स्पष्टता बहुत पसंद आती है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हर समस्या का एक सीधा वैज्ञानिक कारण हो। लेकिन जब हम इस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करते हैं और फाइनेंस की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, क्योंकि वहाँ 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते। एकदम सही। हम एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही अजीब है। उदाहरण के लिए, चलिए रोनाल्ड रीड की कहानी से शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही साधारण इंसान थे। मतलब उन्होंने 25 साल तक एक ग्रामीण गैस स्टेशन पर गाड़ियां सुधारी और फिर अगले 17 साल तक एक डिपार्टमेंटल स्टोर के फर्श पर झाड़ू लगाने का काम किया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बैंक खाते में $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। $8 मिलियन, मतलब करीब 65 करोड़ रुपए, एक सफाई कर्मचारी के पास। हाँ, और दूसरी तरफ एक और नाम है, रिचर्ड फुस्कोन। अब ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। मैरी लिंच जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनियों में से एक के एग्जीक्यूटिव रहे। तो इनके पास तो ज्ञान, डिग्रियां, नेटवर्क सब कुछ था। सब कुछ था। लेकिन 2008 के आर्थिक संकट में वे पूरी तरह से दिवालिया हो गए। उनका विशाल घर नीलाम हो गया। अब अगर कोई इसे सिर्फ गणित या आईक्यू के नजरिए से देखे, तो की तरह पढ़ाया जाता है, जहां आपने एक फॉर्मूला लगाया, स्प्रेडशीट में डेटा डाला और सटीक जवाब आ गया। लेकिन वास्तविकता में व्यक्तिगत फाइनेंस का गणित से बहुत कम लेना देना है। तो फिर किस किससे लेना देना है? मनोविज्ञान से। ये पूरा खेल इस बारे में है कि लालच, डर, ईर्ष्या और असुरक्षा की स्थिति में इंसान का दिमाग कैसे फैसले लेता है। अच्छा। हाँ, रीड की सफलता उनके किसी स्प्रेडशीट कौशल का नतीजा नहीं थी। वो उनके असीम धैर्य और सादगी का परिणाम थी। वहीं फुस्कोन की विफलता उनके ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि उनके अहंकार और बिना रुके जोखिम लेने की आदत का नतीजा था। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन यही है। हम ये पता लगाएंगे कि इंसान पैसों के मामले में इतने अजीब फैसले क्यों लेते हैं और असली वित्तीय स्वतंत्रता कैसे हासिल की जा सकती ये बहुत ही शानदार विषय है ना? लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ गणित नहीं है और सब कुछ हमारे व्यवहार पर निर्भर है, तो फिर लोग इतने विनाशकारी फैसले क्यों लेते हैं? जैसे कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से कम आय वाले लोग जिनके पास कोई आपातकालीन बचत नहीं होती, अगर उनके घर की छत टपक रही हो तो उसे सुधारने के बजाय वो अपने बचे हुए पैसे लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च कर देते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम बात है। मतलब भाई, क्या ये सिर्फ खराब गणित है? क्या उन्हें ये समझ नहीं आता कि लॉटरी जीतने की संभावना करोड़ों में एक है? लोग पैसों के साथ ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करते हैं? देखिए, बाहरी नजरिए से तो ये फैसला पूरी तरह बेवकूफी भरा लगता है, लेकिन कोई भी असल में पागल नहीं है। अगर हम उनके नजरिए से, उनकी आर्थिक स्थिति के चश्मे से दुनिया को देखें ना, तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। अच्छा, वो कैसे? कम आय वाले वर्ग के लिए, जिनके पास आगे बढ़ने के अवसर लगभग शून्य है, उनके लिए लॉटरी का टिकट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है? यह एक सपने की कीमत है। एक ऐसा सपना जिसे दुनिया के बाकी संपन्न लोग हर दिन जी रहे हैं। उनके पास शायद अच्छे घर, छुट्टियां या बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए कभी पैसे नहीं होंगे। वो लॉटरी टिकट उस अमीर जीवन को, उस आजादी को कुछ पलों के लिए महसूस करने का एकमात्र रास्ता है। ओह, ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। बिल्कुल। जो बात एक वित्तीय सलाहकार को खराब गणित लगती है, वही बात उस इंसान के लिए उस क्षण में पूरी तरह से तर्कसंगत होती है। मतलब हर इंसान का दुनिया को देखने का जो नजरिया है, वो उसके अपने व्यक्तिगत अनुभवों और आर्थिक माहौल से बनता है। एकदम सही। स्रोत में एक बड़ा अच्छा उदाहरण था पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन वाला। हाँ, 1930 की भयंकर आर्थिक मंदी का उनका अनुभव एक आम अमेरिकी से बिल्कुल अलग था। उनके परिवार के पास इतनी दौलत थी कि मंदी के दौरान उनके घर में नौकरों की संख्या बढ़ गई थी, जबकि बाहर लोग भूखे मर रहे थे।
ये बहुत बड़ा अंतर है। है ना? कोई भी किताब या डेटा वो असली एहसास नहीं करा सकता जो किसी ने अपनी सारी जमा पूंजी खोने के बाद महसूस किया हो। यही कारण है कि हम सभी पैसों के मामले में अलग-अलग तरह से सोचते हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के साथ दो और बहुत बड़ी भारी ताकतें जुड़ जाती हैं, किस्मत और जोखिम। किस्मत और जोखिम। हाँ, हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जीवन के नतीजे सिर्फ हमारी मेहनत से तय होते हैं, लेकिन दुनिया इतनी जटिल है कि हर फैसले का 100% परिणाम सिर्फ आपके हाथ में नहीं होता। मुझे यहाँ बिल गेट्स की कहानी याद आ रही है। ये किस्मत का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, लेक साइड स्कूल वाला किस्सा। हाँ, 1968 में बिल गेट्स को लेक साइड स्कूल में एक कंप्यूटर तक पहुंच मिली। उस समय दुनिया में शायद ही किसी हाई स्कूल के पास कंप्यूटर था। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उस समय दुनिया में करीब 303 मिलियन हाई स्कूल के छात्र थे। बाप रे, बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन उनमें से सिर्फ 300 छात्रों को यह सुविधा मिली थी। ये 1 मिलियन में एक किस्मत वाली बात थी। खुद गेट्स ये मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। सही बात है, लेकिन किस्मत के साथ जोखिम भी हमेशा चलता है। उनके साथ एक और छात्र था, केंट इवांस। केंट इवांस? हाँ, जो गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त थे। वो गेट्स जितने ही होनहार थे, उनका विजन भी उतना ही बड़ा था। दोनों भविष्य में एक साथ कंपनी बनाने का सपना देखते थे। दोनों की मेहनत और बुद्धिमत्ता समान थी। तो फिर उनके साथ क्या हुआ? हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही पर्वतारोहण करते समय एक दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। पहाड़ों पर इस तरह जान गंवाने का जोखिम भी उस समय 1 मिलियन में एक था। ओह, ये बहुत दुखद है। हाँ, किस्मत ने बिल गेट्स को एक अभूतपूर्व अवसर दिया और उसी अनुपात के जोखिम ने केंट इवांस से सब कुछ छीन लिया। किस्मत और जोखिम दोनों सगे भाई बहन की तरह हैं। सफलता या विफलता को सिर्फ मेहनत से नहीं तौला जा सकता। ये बात तो समझ आती है, लेकिन अगर किस्मत और जोखिम का इतना बड़ा प्रभाव है तो फिर लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पाते? मेरा मतलब है, एक बार सफल होने के बाद भी लोग सब कुछ दांव पर क्यों लगा देते हैं? आप किस संदर्भ में कह रहे हैं? जैसे वॉल स्ट्रीट के रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ का ही उदाहरण लेते हैं। रजत गुप्ता मैकिन्जी के सीईओ थे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल थे। बर्नी मैडॉफ का भी अपना एक बहुत सफल और वैध बिजनेस था। हाँ, दोनों बहुत ऊंचे स्तर पर थे। भी इन दोनों के पास $100 मिलियन से ज्यादा की वैध संपत्ति थी। ताकत, शोहरत, स्वतंत्रता, सब कुछ था। फिर भी और ज्यादा पाने की चाह में रजत गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग की और मैडॉफ ने एक पॉन्जी स्कीम चलाई। ये सच में हैरान करने वाला है। यहाँ बात बहुत रोचक हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान तब तक खाना खाता रहे जब तक उसे उल्टी ना हो जाए। अरे बाप रे! मतलब कोई भी समझदार इंसान अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं करता। तो फिर हाँ। पैसों के मामले में लोग अपनी सीमा क्यों भूल जाते हैं? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो मनोविज्ञान से जुड़ी है। इसे मूविंग गोल पोस्ट और सामाजिक तुलना कहा जाता है। सामाजिक तुलना यानी हाँ। दूसरों से खुद को तौलना। बिल्कुल। खाने के मामले में तो पेट आपको बता देता है कि वो भर चुका है, एक शारीरिक सीमा है। लेकिन पैसों के मामले में ऐसी कोई शारीरिक सीमा नहीं होती। सही कहा। जब कोई इंसान अपनी आय या सफलता की तुलना हमेशा अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से करता है, तो वो दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मतलब एक सफल खिलाड़ी खुद की तुलना किसी हेज फंड मैनेजर से करता है। हाँ, और वो मैनेजर खुद की तुलना वॉरेन बफे या जेफ बेजोस से करता है। हर बार जब आप एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो आप अपना अगला लक्ष्य और आगे बढ़ा देते हैं। ये तो एक न खत्म होने वाला चक्कर है। बिल्कुल। इसीलिए असली चुनौती अपने लिए पर्याप्त यानी इनफ को पहचानना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और परिवार जैसी कुछ चीजें दांव पर लगाने लायक कभी नहीं होती, चाहे बदले में कितना भी बड़ा आर्थिक मुनाफा क्यों न मिल रहा हो। एक सेकंड रुकिए, ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है ना? विरोधाभासी कैसे? अगर लालच विनाशकारी है और पर्याप्त पर रुकना सबसे सुरक्षित है, तो फिर वॉरेन बफे जैसे लोग इतनी भारी संपत्ति कैसे बनाते हैं? पैसा कमाने के लिए महत्वाकांक्षा तो चाहिए ना? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे तो विकास कैसे करेंगे? हम ये विशाल संपत्ति कैसे बना सकते हैं बिना खुद को जोखिम में डाले? देखिए,
ये विरोधाभास असल में कंपाउंडिंग की शक्ति को न समझने के कारण पैदा होता है। विशाल संपत्ति बनाने के लिए आपको हर बार सबसे बड़ा दांव लगाने या सबसे ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसे होता है ये? इसे समझने के लिए हमें धरती के हिमयुग के इतिहास को देखना चाहिए। हिमयुग मतलब आइस एज, ज्वालामुखी विस्फोट, या सूरज की रोशनी बहुत कम हो जाने के कारण? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। वैज्ञानिक मिल्यूटिन मिलिनकोविच और व्लादिमीर कोपिन ने पाया कि ऐसा किसी अचानक हुई बड़ी घटना के कारण नहीं हुआ था। तो फिर कैसे हुआ? ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि गर्मियों के मौसम में बर्फ की एक बहुत पतली सी परत पिघलने से बच गई। बस एक पतली सी परत? हाँ, फिर अगले साल सर्दियों में उस परत के ऊपर नई बर्फ जमी। क्योंकि नीचे पहले से बर्फ थी, इसलिए अगली गर्मियों में तापमान थोड़ा और कम रहा और भी ज्यादा बर्फ पिघलने से बच गई। ये चक्र चलता रहा। अरे वाह! एक छोटा सा बदलाव जो शुरू में बिल्कुल मामूली लगता है, जब लगातार दशकों और सदियों तक बिना रुके बढ़ता है तो वो पूरी धरती को बर्फ में तब्दील कर देता है। ये एनालॉजी बहुत ही सटीक है। मतलब पैसों के साथ भी कंपाउंडिंग बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। बिल्कुल, ये रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये लगातार एक छोटी दर से बढ़ने के बारे में है। हाँ, हिमयुग की तरह संपत्ति भी धीरे धीरे बिना ध्यान खींचे बढ़ती है। स्रोत में वॉरेन बफे का जो डेटा दिया गया है वो इसी बात को साबित करता है। वो डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है ना? उनकी कुल संपत्ति आज करीब 84.5 बिलियन डॉलर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। बिल्कुल, यानी उनकी सफलता का असली रहस्य उनका ज्ञान नहीं बल्कि उनका समय है। जिम सिमंस का उदाहरण इस बात को और भी अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता है। जिम सिमंस? हाँ, वो एक महान गणितज्ञ और हेज फंड मैनेजर हैं। उनका सालाना निवेश रिटर्न वॉरेन बफे से लगभग 3 गुना ज्यादा है, करीब 66% सालाना। 66%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अगर हम सिर्फ रिटर्न या गणित की बात करें तो सिमंस को बफे से कहीं ज्यादा अमीर होना चाहिए, लेकिन उनकी कुल संपत्ति बफे के मुकाबले बहुत कम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिमंस ने 50 साल की उम्र के आसपास इस तरह का निवेश करना शुरू किया था, जबकि वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था। ओह, मतलब बफे के पास कंपाउंडिंग को काम करने के लिए 70 से ज्यादा साल थे। एकदम सही, सिमंस के पास वो समय नहीं था। कंपाउंडिंग का असली जादू ये नहीं है कि आप हर साल 60% रिटर्न लाएं, बल्कि ये है कि आप लगातार दशकों तक 15-20% रिटर्न लाते रहें और बीच में कभी खेल से बाहर ना हो। लेकिन दशकों तक टिके रहना इतना आसान थोड़ी है। बिल्कुल आसान नहीं है। दुनिया में हर कुछ सालों में कोई ना कोई भयंकर आर्थिक मंदी या संकट आता ही है। मुझे 1929 के भयंकर शेयर बाजार क्रैश की कहानी याद आ रही है। हाँ, जेसी लिवरमोर की कहानी। हाँ, जेसी लिवरमोर, जो उस समय के सबसे बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने बाजार के गिरने पर दांव लगाया था, जिसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जब पूरा बाजार ढह गया और लोग हताशा में आत्महत्याएं कर रहे थे, तब लिवरमोर ने सिर्फ एक दिन में आज के हिसाब से करीब 3 बिलियन डॉलर कमाए। एक दिन में 3 बिलियन डॉलर, कमाल है। उनकी पत्नी को लगा कि वे बर्बाद हो गए, लेकिन उस दिन वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। और उसी दौरान एक और व्यक्ति था, अब्राहम जर्मन्स्की। वो एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर था, लेकिन उसने बाजार में अपना सब कुछ खो दिया और हताशा में कहीं गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती ना। नहीं, लिवरमोर उस समय तो बच गए, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद उसी आत्मविश्वास और लालच में आकर उन्होंने भारी कर्ज लिया और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अंततः उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। देखिए, लिवरमोर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। पैसा कमाना और पैसा बचाए रखना दोनों बिल्कुल अलग अलग कौशल हैं। अलग अलग कैसे? पैसा कमाने के लिए आपको आशावादी होना पड़ता है, जोखिम लेना पड़ता है, कुछ नया करने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। लेकिन पैसे को बचाए रखने के लिए इसके बिल्कुल विपरीत गुण चाहिए होते हैं। इसके लिए आपको पैरानोया, यानी हमेशा एक तरह के सतर्क डर में रहना पड़ता है। ये मानना पड़ता है कि आज जो सफलता मिली है वो कल छिन भी सकती है। साथ ही सादगी अपनानी पड़ती है। पैरानोया मतलब हमेशा ये डर कर जीना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई, ये तो जीवन जीने का बहुत ही भयानक और तनावपूर्ण तरीका लगता है। आप कह रही हैं कि ये डर एक तरह की वित्तीय महाशक्ति है? नहीं नहीं, ये कोई अंधा डर नहीं है।
इसे हम निवेश की भाषा में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये इस बात को स्वीकार करना है कि भविष्य अनिश्चित है। अच्छा। जैसे सिक्वोया कैपिटल जैसी वेंचर कैपिटल कंपनीज 40 सालों तक इसीलिए सफल रही क्योंकि वे हमेशा ये मानकर चलती थी कि कल शायद आज जैसा ना हो। मतलब वे अपनी पिछली सफलताओं के नशे में चूर नहीं होती। बिल्कुल, वे हमेशा गलतियां करने की गुंजाइश रखती हैं। ये समझना जरूरी है कि बिजनेस और निवेश में लंबी अवधि की सफलता कुछ ही बड़ी घटनाओं पर निर्भर करती है, जिन्हें हम टेल इवेंट्स कहते हैं। टेल इवेंट्स मतलब वो घटनाएं जो बहुत कम होती हैं लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हाँ, एकदम सही। इसे कला संग्रहकर्ता हेंस बर्गग्रुइन के उदाहरण से समझते हैं। हम्म। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों पेंटिंग खरीदी। अगर आप उनके पूरे संग्रह को देखें तो 99% पेंटिंग्स शायद किसी काम की नहीं थी या उनका मूल्य का भी नहीं बढ़ा। तो फिर उन्हें फायदा कैसे हुआ? जो 1% बची ना, वो पिकासो और मैटिस की मास्टरपीस निकल गई। उन 1% पेंटिंग्स ने बाकी के 99% नुकसान की भरपाई कर दी और उन्हें दुनिया के सबसे अमीर कला संग्रहकर्ताओं में से एक बना दिया। अरे वाह। वॉल्ट डिज्नी का भी यही हाल था। उन्होंने 400 कार्टून बनाए जो पूरी तरह फ्लॉप रहे। उनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन फिर 1938 में उन्होंने एक लंबी एनिमेटेड फिल्म बनाई, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। इस एक फिल्म ने उनका सारा कर्ज उतार दिया और डिज्नी को आज की वो विशाल कंपनी बना दिया जो हम देखते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम शेयर बाजार को देखें तो स्रोत ये भी बताता है कि रसल 3000 इंडेक्स की 40% कंपनियां समय के साथ पूरी तरह फेल हो जाती हैं। उनका मूल्य शून्य हो जाता है। बिल्कुल। जैसे कैरोल को कंपनी जिसने टर्मिनेटर 2 और रैम्बो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई थी, लेकिन फिर 1996 में वो पूरी तरह दिवालिया हो गई। उस इंडेक्स का सारा भारी मुनाफा सिर्फ बची हुई 7% कंपनियों से आता है। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। आप पूछिए। अगर 40% कंपनियां पूरी तरह डूब जाती हैं और सफलता इतनी दुर्लभ है, तो हम निवेश ही क्यों कर रहे हैं? क्या ये बस कुछ भाग्यशाली छक्कों के सहारे खेलना नहीं है? फिर तो निवेश और कसिनो में जुआ खेलने में कोई फर्क ही नहीं रहा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर गणित और मनोविज्ञान आपस में मिलते हैं। देखिए, कैसीनो में अगर आप बार बार हारते हैं तो आप घर खाली हाथ लौटते हैं क्योंकि वहां फायदे और नुकसान का अनुपात तय है। हाँ, वो तो है। लेकिन निवेश के खेल में जोखिम असमित होता है, एसिमेट्रिक। मतलब? अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं और वो डूब जाती है तो आपका नुकसान सिर्फ 1 गुना है। यानी आपने जितना पैसा लगाया था बस वो चला गया। आपका नुकसान 100% पर रुक जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो अगली अमेज़न या एप्पल बन जाती है तो आपका मुनाफा 100% पर नहीं रुकता, फिर? वो 1000 गुना या 10,000 गुना हो सकता है। ओह, अब मैं समझा। इसीलिए पीटर लिंच जैसे महान निवेशक कहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे हैं तो भी आप 10 में से 4 बार गलत होंगे। असली खेल ये है कि आप अपने नुकसान को इतना छोटा रखें कि आप तब तक मैदान में टिके रहें जब तक वो 1% वाला टेल इवेंट यानी बड़ी सफलता आपके हाथ न लग जाए। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी रणनीति है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षा को काबू में रखना है, कंपाउंडिंग को समय देना है और किसी तरह से आर्थिक तबाही से बचकर मैदान में टिके रहना है। एकदम सही। चलिए मान लेते हैं कि हमने ये सब कर लिया। हम गलतियां करने के बावजूद किसी तरह टिके रहे और कंपाउंडिंग ने दशकों तक काम करके हमें अमीर बना दिया। तो फिर उस पैसे का असली उपयोग क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या हमें वो सब खरीदना चाहिए जो हम हमेशा से चाहते थे? मुझे अपने कॉलेज के दिनों का एक अनुभव याद आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ था? मैंने एक बड़े होटल में वैले के तौर पर गाड़ियां पार्क करने का काम करता था। वहां अक्सर लोग फेरारी और रोल्स रॉयस जैसी बेहद महंगी और शानदार गाड़ियां लेकर आते थे। अब वो गाड़ी इसलिए लेकर आते थे ताकि लोग उन्हें देखें और उनकी तारीफ करें, उन्हें सम्मान दें। स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं या सड़क पर चलने वाला कोई भी इंसान उस गाड़ी चलाने वाले को तो देख ही नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, हम सिर्फ उस कार की तारीफ कर रहे थे, इंजन की आवाज सुन रहे थे और खुद को उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए सोच रहे थे। कोई उस मालिक की परवाह नहीं कर रहा था। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहा जाता है। मैन इन द कार पैराडॉक्स। हाँ। हम महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे लोग हमारी इज्जत करेंगे, लेकिन असलियत में लोग आपके सामान से प्रभावित होकर आपकी इज्जत नहीं करते,
बल्कि वे आपके सामान का इस्तेमाल अपनी खुद की अहमियत महसूस करने के लिए करते हैं। तो ये तो बहुत ही दिल बात है। इसका मतलब है कि हम जो महंगी चीजें खरीदते हैं वे सिर्फ एक चलता फिरता बिलबोर्ड है जिस पर लोग विज्ञापन देखते हैं, लेकिन उस भारी भरकम बिलबोर्ड को पकड़ने वाले को कोई नहीं देखता। हाँ, बिल्कुल यही बात है। अगर आप पैसा इसलिए कमा रहे हैं ताकि आपको समाज में सम्मान मिले, तो महंगे सामान खरीदना उसका सबसे खराब तरीका है। तो फिर सम्मान कैसे मिलता है? सम्मान और प्रशंसा हमेशा विनम्रता, सहानुभूति और दूसरों की मदद करने से मिलती है, बैंक बैलेंस दिखाने से नहीं। तो फिर सवाल यह है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है क्या? मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्बेल ने 1981 में खुशी और कल्याण पर एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि इंसान की खुशी का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि उसका घर कितना बड़ा है या उसकी सैलरी कितनी है। तो फिर क्या है? खुशी का सबसे बड़ा और सटीक पैमाना ये है कि इंसान अपनी मर्जी से जब चाहे, जो चाहे और जिसके साथ चाहे अपना समय बिता सके। समय पर नियंत्रण ही वो सबसे बड़ा डिविडेंड है जो पैसा आपको दे सकता है। समय पर नियंत्रण, ये बात बहुत गहरी है। और मुझे लगता है कि आधुनिक समय में हमने पैसे तो बहुत बना लिए, लेकिन समय पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया है। ये तो है। स्रोत में जॉन डी रॉकफेलर का जो उदाहरण दिया गया है वो आज की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। हाँ, रॉकफेलर अपने समय के सबसे अमीर इंसान थे। उनका काम कारखानों में वजन उठाना या मशीनें चलाना नहीं था। उनका काम सोचना था, रणनीतियां बनाना था। वो अक्सर अपने दफ्तर में घंटों शांत बैठे रहते थे, लेकिन उनका दिमाग लगातार काम कर रहा होता था। हाँ, और अगर हम 1950 के दशक की बात करें, तो जब ज्यादातर लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, तो उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद उनका काम वहीं खत्म हो जाता था। बिल्कुल, एक मजदूर अपने औजार फैक्ट्री में छोड़ आता था और घर आकर अपने परिवार के साथ समय बिता सकता था। लेकिन आज के जो नॉलेज वर्कर्स हैं, यानी जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनका औजार तो उनका दिमाग ही है। हाँ, और स्मार्टफोन के इस युग में वो दिमाग और वो दफ्तर हमेशा उनके साथ रहता है। काम कभी खत्म ही नहीं होता और रात के 2 बजे भी सोफे पर बैठकर काम की ईमेल्स का जवाब दिया जा रहा होता है। सही कहा। तो आर्थिक रूप से प्रगति जरूर हुई है, घर बड़े हो गए हैं, लेकिन समय पर से जो नियंत्रण था ना, वो बहुत हद तक कम हो गया है। भाई क्या कमाल की चर्चा रही है। हमने शुरुआत एक्सरे मशीन से की थी, ये सोचकर कि फाइनेंस एक सटीक विज्ञान है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि पैसों का विज्ञान असल में इंसान के दिमाग की एक बहुत ही धुंधली और जटिल तस्वीर है। बिल्कुल। अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटा जाए तो पैसों का मनोविज्ञान हमें कुछ बहुत ही स्पष्ट सबक सिखाता है। जी। पहला, दिखावे से बचें, क्योंकि कोई भी आपके सामान से उतना प्रभावित नहीं है जितना आप खुद हैं। दूसरा, पर्याप्त की सीमा को पहचानें ताकि लालच आपको खेल से बाहर ना कर दे। तीसरा, अपनी योजनाओं में हमेशा गलतियां करने की गुंजाइश रखें ताकि आप लंबी अवधि तक सरवाइव कर सकें। ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। एकदम सही। और सबसे जरूरी बात, पैसों का इस्तेमाल सिर्फ सामान खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपने समय और आजादी को वापस खरीदने के लिए करें। हाँ, इन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझकर ही हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो बड़े बड़े पढ़े लिखे विशेषज्ञों को भी दिवालिया बना देती है। असली धन वो नहीं है जो दिखता है, असली धन वो है जो आपको शांति से सोने दे। बहुत खूब कहा। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जिसपे शायद हमें आगे और गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या विचार है? हम अपनी सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, निवेश करते हैं, ताकि भविष्य में हम अपना समय खरीद सकें और पूरी तरह से आजाद महसूस कर सकें। हाँ, यही तो लक्ष्य होता है। लेकिन क्या आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और हमेशा ऑनलाइन रहने के इस नए कल्चर ने उस खरीदे हुए आजाद समय को हमसे वापस नहीं छीन लिया है? क्या आज का करोड़पति भी सच में अपने समय का मालिक है, या वो बस एक डिजिटल, हमेशा काम करने वाले महंगे पिंजरे में कैद है? ये सोचने वाली बात है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। स्रोत सामग्री के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।